वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 28 सितंबर 2021 और 28 सितंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का प्रश्न था कि हाल ही में किस देश के फिरोज फैजा विथर को चेंज मेकर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अब इस प्रश्न का मैंने आपको राइट आंसर बताया था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बांग्लादेश के फिरोज फैजा विथर को चेंज मेकर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। और पिछले वीडियो मैंने आपको ये भी बताया था कि पिछले साल यानी कि 2020 में ये अवार्ड किसे दिया गया था। तमाम जानकारी मैंने आपको इस प्रश्न के बारे में दिया था। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ रोजाना ये वीडियो जो चैनल पर अपलोड होता है रोजाना आप देखने का आदत बनाइए। इससे आपके करंट अफेयर्स के साथ साथ जो भी स्टैटिक्स जीके होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का आप यहाँ पर ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपको बताऊंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री की 107वीं जयंती मनाई गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भोला पासवान शास्त्री इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में 21 सितंबर 2021 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री की 107वीं जयंती मनाई गई है। ये आपको यहां से याद रखना है, 107वीं जयंती भी हाल ही में मनाया गया है। और भोला पासवान शास्त्री की बात आई है तो इनका जन्म 21 सितंबर 1914 को पूर्णिया जिले के बैरगाछी में हुआ था। ये ध्यान रखिए, 21 सितंबर 1914 को इनका जन्म हुआ था और हाल ही में 107वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि उन्होंने 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया, अर्थात वे बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि वे बिहार में दलित समुदाय से पहले मुख्यमंत्री थे, यानी कि पहले दलित मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री। ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि वे पहली बार कांग्रेस पार्टी की ओर से 1968 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, 3 बार मुख्यमंत्री बने थे लेकिन ये पहली बार 1968 में बने थे कांग्रेस पार्टी की ओर से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि उनकी मृत्यु 1984 में पटना में हुई थी। ये यहाँ पर याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री की, तो आपको ध्यान ये भी रखना है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ये याद रखिए। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा करने लगे हैं दलित मुख्यमंत्री की, तो बिहार में 3 दलित मुख्यमंत्री अभी तक हुए हैं, यानी कि प्रेजेंट टाइम तक बिहार में 3 दलित मुख्यमंत्री हुए हैं, जिनमें कि पहला जो है ये है मतलब कि आपको यहाँ पर याद रखना है भोला पासवान शास्त्री बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री है। लेकिन अगर हम दूसरे और तृतीय की बात करें तो यहाँ पर अगले स्लाइड में आप इन सारी चीजों को देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगले पॉइंट में, इस वाले पॉइंट में आप देखिए स्वतंत्रता सेनानी भोला पासवान शास्त्री ने 1968 से 1971 तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था और वह बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाने वाले पहले दलित थे। ये याद रखिए। लेकिन हम बात करें दूसरे दलित मुख्यमंत्री की तो यहाँ पे अगले पॉइंट मैंने ऐड किया है, स्वतंत्रता सेनानी राम सुंदर दास 1979 में बिहार के दूसरे दलित मुख्यमंत्री बने थे। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और अगर हम बात करें तीसरे दलित मुख्यमंत्री तो ये सभी आप लोग जानते हैं, जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में मई 2014 से फरवरी 2015 तक काम किया था और वे बिहार के तीसरे दलित मुख्यमंत्री थे। ये सारी संबंधित जानकारी यहां से आप याद रखिए। अगर हम पूरे भारत में अगर बात करें पूरे भारत के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे तो यहां पर आप पहले पॉइंट में देख सकते हैं दामोदरम संजीवैया, जो कि आंध्र प्रदेश में दलित समुदाय से मुख्यमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति थे। वो जनवरी 1960 से मार्च 1962 तक इस पद पर रहे थे और साथ ही वह कांग्रेस के पहले दलित प्रमुख भी बने थे। ये यहाँ पर आपको याद रखना है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि मतलब भोला पासवान शास्त्री पूरे भारत, बिहार के साथ साथ पूरे भारत के पहले मुख्यमंत्री थे, लेकिन ये वाला पॉइंट बिल्कुल गलत है। अगर हम बात करें पहले दलित मुख्यमंत्री की तो आपको ध्यान रखना है ये दामोदरम संजीवैया थे, जो कि 1960 से लेकर 1962 तक ये मतलब कि दलित मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। तो यहाँ से आपको ये सारी संबंधित जानकारी याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स और भी है, आप चाहें तो ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस बारे में मैंने कंप्लीट जानकारी पहले भी दिया है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला दूसरा प्रश्न होगा कि सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 में प्रथम स्थान हासिल करने वाले शुभम कुमार बिहार के किस जिले के निवासी है। देखिए ये रिजल्ट कुछ दिन पहले ही घोषित हुआ था परिणाम। मुझे लगा कि ये प्रश्न मैं ऐड नहीं करूंगा, लेकिन मैं देखा कि बहुत ज्यादा मतलब कि चर्चे में है तो मुझे इसे ऐड करना पड़ा। ठीक है, जो भी चीजें ट्रेंडिंग होती है, जो भी चीजें बहुत ज्यादा न्यूज मतलब खबरों में चलती है तो वो सारे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको कभी भी आप इग्नोर मत कीजिएगा। तो इसी लिहाज से मैंने इसे यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, तो अभी जो सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 का परिणाम जारी हुआ है तो इसमें जो मतलब प्रथम स्थान हासिल किया शुभम कुमार ने, और ये बिहार के कटिहार जिले के निवासी है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, बिहार के कटिहार जिले के कदवा प्रखंड के ये रहने वाले हैं शुभम कुमार। अब यहाँ पर आपको इनको बता दूं कि हाल ही में सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 का परिणाम जारी किया गया है और जिसमें बिहार के कटिहार जिले के निवासी शुभम कुमार ने शीर्ष स्थान यानी कि पहला स्थान हासिल किया है।
अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, इससे पहले वे 2019 की परीक्षा में 290वीं रैंक हासिल किए थे, ये भी ध्यान रखिए। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि उसके बाद जागृति अवस्थी ने सिविल सर्विसेज परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया, यानी कि अभी हाल ही में जो परिणाम जारी किया गया 2020 वाला, इस सूची में पहले स्थान पर शुभम कुमार और दूसरे स्थान पर जागृति अवस्थी है। अगर हम बात करें इस सूची के टॉप 10 की, तो टॉप 10 सूची में बिहार के 3 लोगों ने जगह बनाई है, जबकि इस सूची के टॉप 3 में 2 लड़कियां शामिल है। तो आपको ध्यान रखना है कि बिहार इस मामले में बहुत ज्यादा आगे है। टॉप 10 की अगर हम बात करें तो टॉप 10 में मतलब जो 3 लोग जो हैं ये बिहार के हैं, ठीक है। तो ये सारी संबंधित जानकारी यहाँ से याद रखिए। अगर हम बात करें शुभम कुमार की, तो शुभम कुमार मतलब महाराष्ट्र पुणे में जॉब करते थे, ठीक है। जॉब करने के साथ साथ ये मतलब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, और अभी हाल ही में 2019 में भी इनका रिजल्ट हुआ था, और अभी हाल ही में 2020 वाला जो परिणाम जारी किया गया ये इसमें टॉप मतलब घोषित किया गया, यानी पहले स्थान पर ही है। तो ये सारी संबंधित जानकारी भी यहाँ से आपको याद रखना है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा तीसरा प्रश्न, हाल ही में मथुरा में आयोजित जेनिथ रेटिंग चेस चैलेंजर कप में बिहार के किस खिलाड़ी को 23वां स्थान मिला है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मनीष कुमार इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि मथुरा यानी कि उत्तर प्रदेश में आयोजित जेनिथ रेटिंग चेस चैलेंजर कप में बिहार के मनीष कुमार को 23वां स्थान मिला है। वे बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के निवासी हैं, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला पॉइंट है, 8 चक्रों में खेली गई बाजी में उन्होंने 5.5 अंक हासिल किया था, जिसके बाद इन्हें 23वां स्थान मिला था, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा गया कि इसी में बिहार के अभिषेक सोनू 29वें स्थान पर रहे थे। तो ये सारी संबंधित जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट यह भी आपके लिए कि जेनिथ रेटिंग चेस चैलेंजर कप कहाँ मतलब आयोजित हुआ, तो मथुरा उत्तर प्रदेश में ये आयोजित हुआ, ठीक है। तो ये सारी संबंधित जानकारी याद रखिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हैंसन के नाम पर रखा है? किसके द्वारा, किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा यह रखा गया है कि मतलब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हैंसन के नाम पर रखा गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूं कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हैंसन के नाम पर रखा है। ये आपको यहाँ पर याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे चर्चा हो रही है चंद्रमा की, तो हमने देखा कि चंद्रमा से बहुत सारे प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो यहाँ पर मैंने उनमें से कुछ को ऐड किया है जो कि आप देखें और इसे समझें। तो हमारा पहला पॉइंट यहाँ पे है कि चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, यहाँ पे देखिए गलती से लिखा गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। आप लोग याद रखते हैं कि पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, ना कि कृत्रिम उपग्रह। यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंद्रमा पृथ्वी का कैसा उपग्रह है, कृत्रिम या फिर प्राकृतिक, तो आपको ध्यान रखना ये प्राकृतिक उपग्रह है। अगर हम बात करें पृथ्वी से इसकी दूरी की, तो पृथ्वी से इसकी दूरी 3,84,400 किलोमीटर है, यानी कि चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है पृथ्वी से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। नेक्स्ट है कि चंद्रमा 27.3 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। और नेक्स्ट पॉइंट यह है कि चंद्रमा एक वर्ष में पृथ्वी के 13 चक्कर लगाता है। तो दोस्तों ये सारी चीजों को यहाँ से आप याद रखिए, ये आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मैं आपका थोड़ा सा समय लूंगा, कुछ जानकारी है जो कि आपको बताना बहुत ही जरूरी है। इस चैनल के माध्यम से एक ऐप अभी हाल ही में लॉन्च किया गया जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो डाउनलोड करके सबसे पहले आप इसमें रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के बाद इसके जो मतलब फीचर है आप इसका लाभ लीजिए। जो कि करंट अफेयर्स का वीडियो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसी का क्विज का आयोजन वहाँ पे किया जाता है। तो क्विज में पार्टिसिपेट करके आप वहाँ पर हजारों विद्यार्थियों के बीच अपने रैंकिंग को जान पाएंगे, आपकी रैंकिंग क्या है। ये आपके आगामी बिहार में आयोजित होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये बहुत मेहनत के बाद इसे तैयार किया गया, तो आप लोग इसका भरपूर लाभ उठाइए। ये जो करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो क्विज टेलीग्राम पे चलता था, अब इसे यहाँ पर मतलब कर सकते हैं ट्रांसफर किया गया। अब ये ऐप के माध्यम से होगा, टेलीग्राम पे अब नहीं होगा बल्कि ये ऐप पे होगा। तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और इसका लाभ उठाइए। और यहाँ पे अगर हम बात करें प्रीमियम फीचर की, तो प्रीमियम फीचर में आपको कुछ बेनिफिट मिलेंगे जो कि अभी उस पर काम चल रहा है, वो जल्द ही एक्टिवेट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर आपको प्रीमियम फीचर के अंतर्गत जो मतलब चीजें अपलोड हुई है वो एकदम से अभी निःशुल्क है। तो अभी आपके पास मौका है, जल्दी से इसे डाउनलोड कीजिए और साथ ही साथ जो हमारे प्रीमियम फीचर अभी फ्री है उसका आप लाभ उठाइए। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आपको ऐप पसंद आए तो प्लीज हमारे ऐप को रेट जरूर कीजिएगा, और रेट करके कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको ऐप कैसा लगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की हाल ही में 7 वर्ष पूरा हुआ है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा मेक इन इंडिया योजना का अभी हाल ही में 7 वर्ष पूरा हुआ है।
अब आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि भारत को निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की गई थी और हाल ही में इसका 7 वर्ष पूरा हुआ और हाल ही में इसका 7वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने इसके उद्देश्य के बारे में लिखा है। इस पहल का उद्देश्य निवेश को सुविधाजनक बनाना, नवाचारों को बढ़ाना और निर्माण संबंधी सर्वोत्तम ढांचा स्थापित करना। ये इसका मतलब इसी उद्देश्य के साथ इसका स्थापना किया गया था 25 सितंबर 2014 को। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस योजना का नाम भी है मेक इन इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अब इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर जो नाम आप देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा अटपटा नाम है, ये है फुमजिले ब्लाम्बो एंककुका, फुमजिले ब्लाम्बो एंककुका ये नाम है और इन्हें अभी हाल ही में ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अब ये अवार्ड किसके तरफ से जारी किया जाता है, तमाम चीजों को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। इस श्रेणी में और भी कई अवार्ड जारी किए गए हैं, तो यहाँ पर इस प्रश्न से संबंधित और भी कई सारे फैक्ट्स हैं जो कि हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने हाल ही में अपने वार्षिक गोलकीपर्स अभियान के हिस्से के रूप में अपने वार्षिक गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2021 की घोषणा की है और इसके तहत निम्नलिखित श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। यहाँ पर जो मैंने ऐड किया है, यहाँ पर 3 पुरस्कार के बारे में सूची को ऐड किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड 2021 के लिए फुमजिले ब्लाम्बो एंककुका जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रगति पुरस्कार 2021 जो कि जेनिफर कोलपास जो कि कोलंबिया के हैं, इनको सम्मानित किया गया। अभियान पुरस्कार 2021 से सट्टा शरीफ जो कि लाइबेरिया के, लाइबेरिया एक देश है और यहाँ के जो सट्टा शरीफ है, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो तीनों अवार्ड के बारे में यहाँ से आप याद रखें। एक बार मैं पुनः रिवाइज कर दे रहा हूँ। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 से फुमजिले ब्लाम्बो एंककुका को, और प्रगति पुरस्कार 2021 से जेनिफर कोलपास जो कि कोलंबिया के हैं इनको, और अभियान पुरस्कार 2021 से सट्टा शरीफ जो कि लाइबेरिया के हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ से आप याद रखें। अब यहाँ पे देखिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की चर्चा हुई, इस बारे में पहले भी मैंने आपको एक बार बताया था। तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की स्थापना वर्ष 2000 में किया गया था बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स के द्वारा। मेलिंडा गेट्स जो थे ये बिल गेट्स की पत्नी थी, हालांकि इनका डाइवोर्स हो चुका है। ठीक है, तो ये सारी बातें भी यहाँ से आप लोग की याद रखिए। चलिए अब यहाँ पे हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार उच्च ऊर्जा विस्फोटकों में प्रयुक्त नाइट्रो एरोमेटिक रसायनों का तेजी से पता लगाने के लिए तापीय रूप से स्थिर यानी कि थर्मल स्टेबल और कम लागत वाला इलेक्ट्रॉनिक पॉलीमर आधारित सेंसर विकसित किया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने यह विकसित किया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत के वैज्ञानिकों ने ये उपलब्धि हासिल की है और ये पॉलीमर आधारित सेंसर को विकसित किया है। आपको इस प्रश्न के बारे में जानकारी दे दूं कि हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने पहली बार उच्च ऊर्जा विस्फोटकों में प्रयुक्त नाइट्रो एरोमेटिक रसायनों का तेजी से पता लगाने के लिए तापीय रूप से स्थिर यानी कि थर्मल स्टेबल और कम लागत वाला इलेक्ट्रॉनिक पॉलीमर आधारित सेंसर विकसित किया है। ये आपको यहाँ से याद रखना, भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे विकसित किया है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि इसे किसके नेतृत्व में विकसित किया गया है। तो यहाँ पर मैंने अगले पॉइंट में इसे ऐड किया है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुवाहाटी के डॉक्टर नीलोत्पल सेन शर्मा के नेतृत्व में शोधार्थियों ने वैज्ञानिकों के एक समूह के साथ काम करके इस पॉलीमर डिटेक्टर को विकसित किया है, जो कि आपको ध्यान रखना है ये पॉलीमर आधारित सेंसर है, इसे विकसित किया गया है भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा। यानी कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुवाहाटी के डॉक्टर नीलोत्पल सेन शर्मा के नेतृत्व में इसे विकसित किया गया है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 8वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में चेतन भगत द्वारा लिखित उनकी नई उपन्यास 400 डेज निम्नलिखित में से कब रिलीज किया जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8 अक्टूबर 2021 को इसे रिलीज किया जाएगा। अब इस प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दे दूं कि चेतन भगत की नई उपन्यास का नाम है 400 डेज यानी कि 400 डेज। हाल ही में इस उपन्यास का कवर भी जारी किया गया था और इस उपन्यास को 8 अक्टूबर 2021 को रिलीज किया जाएगा। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से इस उपन्यास से संबंधित, ये तीनों को आप याद रखिए। अब यहाँ पर इसके अतिरिक्त कौन सारे प्रमुख जो उपन्यास है कई सारे, उनको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा चर्चे में और बहुत सारे उपन्यास। चेतन भगत एक ऐसे भारतीय उपन्यासकार हैं जिनके बहुत सारे उपन्यास पे मूवी बनी है, बॉलीवुड में भी बहुत सारे उपन्यास पे बनी है। अब यहाँ पर इनके जो प्रमुख उपन्यास है इनकी सूची को यहाँ पे मैंने ऐड किया जो कि बहुत ज्यादा चर्चे में रही है। तो पहला हमारा है 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 2 स्टेटस नहीं बल्कि 2 स्टेट्स। और फिर यहाँ पे हमारा अगला है 1 नाइट एट कॉल सेंटर, द गर्ल रूम इन 105, 1 अरेंज मर्डर। ये सारे कुछ प्रमुख इनके उपन्यास है जो कि बहुत ज्यादा चर्चे में रहते हैं। तो ये तमाम चीजों को यहाँ से आप लोग याद रखिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है।
इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आपको इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ये भी जानकारी आप यहाँ पर याद रखिए, मथुरा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 25 सितंबर 1916 को। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो एक पॉइंट ऐड किया, ये बीपीएससी का फेवरेट पॉइंट है। इस तरह के प्रश्न बीपीएससी में पूछे जाते हैं। पहले इस पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। तो उन्होंने यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने मासिक पत्रिका राष्ट्रधर्म, साप्ताहिक पत्रिका पांचजन्य और दैनिक पत्रिका स्वदेश शुरू किया था। अब यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को फेवरेट पॉइंट बीपीएससी का इसलिए बोला क्योंकि इस तरह के टॉपिक से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो उदाहरण के लिए अगर हम आपको एक प्रश्न यहाँ पर दें, किस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, आपका प्रश्न इस प्रकार से रहेगा। जैसे हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कोई महान व्यक्तित्व का आपका नाम होगा वहां पे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया गया था, या फिर निम्न में से किस पत्रिका को शुरू किया गया था। तो वहां पे आपके 4 से 5 ऑप्शन रहेंगे। तो इस तरह का जो प्रश्न होता है कई बार आप देखे होंगे, पिछले वर्ष भी इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो तमाम चीजें यहाँ से आप लोग याद रखिए। अब यहाँ पे देखिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं अंत्योदय की। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, अंत्योदय आखिर क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो अंत्योदय का जो शाब्दिक अर्थ होता है, ये गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना, यानी कि कोई भी गरीब व्यक्ति ना छूटे। ये मतलब कि लास्ट से लास्ट जो गरीब है उनका भी उत्थान करना, इसका मतलब एक उद्देश्य होता है। यानी कि सीधा सीधा अगर हम कहें तो गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना ही मतलब इसका शाब्दिक अर्थ होता है। और यहाँ पे देखिए मैंने आगे इस योजना के बारे में लिखा है कि इस दिवस को मोदी सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को घोषित किया गया था और आधिकारिक तौर पर पहली बार 2015 में मनाया गया था। 25 सितंबर 2015 में पहली बार ये मनाया गया था अंत्योदय दिवस। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को चिन्हित करता है। तो ये तमाम चीजें यहाँ से आपको याद रखना है। अब बढ़ेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य के पूर्व राज्यपाल YS डडवाल का 77 साल की उम्र में निधन हो गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और दिल्ली पुलिस के पूर्व प्रमुख YS डडवाल का हाल ही में 70 साल की उम्र में निधन हुआ है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और वे 1974 बैच के IPS अधिकारी थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि वह 2007 में दिल्ली पुलिस आयुक्त बने और 2010 में उन्होंने सशस्त्र सीमा बल में महानिदेशक की जिम्मेदारी भी संभाली थी। तो यहाँ से आपको ये सारी चीजें याद रखना। अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल YS डडवाल का 70 साल की उम्र में निधन हुआ है। अब देखिए यहाँ पे बात आई है अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश का जो राजधानी ये है ईटानगर। ये भी ध्यान रखिए। मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। ये तमाम चीजें यहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं, यहाँ आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही के घोषणा के अनुसार कौन सा राज्य पुरुषों के हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उड़ीसा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग यहाँ से याद रखिए। आपको बता दूं कि हाल ही में हॉकी इंडिया ने उड़ीसा सरकार से आगामी पुरुष जूनियर विश्व कप के लिए उनका समर्थन करने के लिए संपर्क किया था, जिसके बाद नवीन पटनायक ने इसके आयोजन के लिए लोगो और ट्रॉफी का भी अनावरण किया। ये मतलब कि स्वीकार कर लिया गया और मतलब कह सकते हैं कि उड़ीसा सरकार के द्वारा इसका मेजबानी किया जाएगा। और ये संपर्क किया गया था हॉकी इंडिया के द्वारा उड़ीसा सरकार को, मतलब इसके समर्थन के लिए संपर्क किया गया था कि इसका मतलब आयोजन करे। तो अभी हाल ही में नवीन पटनायक जो उड़ीसा के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, तो इनके द्वारा इसके लिए मतलब इस कह सकते हैं इस हॉकी जूनियर विश्व कप के लिए अभी हाल ही में लोगो और एक ट्रॉफी का भी अनावरण किया गया है। और अगले पॉइंट में यहाँ पे मैंने लिखा है कि इसका आयोजन यानी कि हॉकी जूनियर विश्व कप का जो आयोजन होगा ये उड़ीसा में 24 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक कलिंगा स्टेडियम में किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और विभिन्न देशों के द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेंट भाग लेंगे। ये तमाम चीजें याद रखिए। अब यहाँ पे मैंने अगले पॉइंट में लिखा कि पिछली बार लखनऊ में 2016 में टूर्नामेंट के आखिरी संस्करण की मेजबानी की थी, यानी कि टूर्नामेंट का जो आखिरी संस्करण हुआ था ये 2016 में हुआ था और ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसका मतलब कि आयोजन किया गया था। ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मतलब इसका मेजबानी किया गया था। ये तमाम चीजें यहाँ से आप याद रखिए। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न। ये प्रश्न के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विराट कोहली इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने हाल ही में T20 क्रिकेट के इतिहास में 10,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है, 10,000 रन की उपलब्धि करने वाले ये पहले भारतीय बल्लेबाज बने। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान ये भी रखना है कि T20 क्रिकेट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, T20 फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने उनकी उपलब्धि के बारे में लिखा कि उन्होंने यह उपलब्धि IPL 14 यानी कि 14वां सीजन जो भी वर्तमान समय में चल रहा है, तो IPL 14 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए 39वें मुकाबले में हासिल किया है। तो ये तमाम चीजें याद रखिए। पिछले वीडियो मैंने आपको रोहित शर्मा के बारे में बताया था। आप जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं, रोहित शर्मा के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी एक टीम के खिलाफ इंडिविजुअल तौर पर 1,000 रन के आंकड़े को पूरा
करने वाला ये पहला खिलाड़ी है रोहित शर्मा, जो कि आपको ध्यान में रखना है केकेआर के खिलाफ इन्होंने इस उपलब्धि को मतलब हासिल किया है। केकेआर के खिलाफ इन्होंने मतलब कि 1000 रन के आंकड़े को पार किया है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें यहाँ से आप याद रखिए। अब यहाँ पे हम चलते हैं आज के इस वीडियो के मतलब प्रश्न की ओर। आज की इस वीडियो का जो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय सेना द्वारा हाइफा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको इसका आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करने इच्छुक है, इस व्हाट्सअप नंबर पे हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए। यहाँ पर आपको डेमो पीडीएफ मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे तमाम चीजों को निर्धारित करेंगे, तमाम चीजें देखने के बाद निर्धारित करेंगे आपको इसे ज्वाइन करना या फिर नहीं। और ध्यान रहे दोस्तों, आप लोग जाकर प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कीजिए और इसमें क्विज में पार्टिसिपेट कीजिए और अपने रैंक को जानिए, आपके रैंकिंग मतलब कि हजारों विद्यार्थियों के बीच कैसी है। तो ये सारी चीजों को यहाँ से आपको याद रखना। अब यहाँ पे चलते हैं, जानते हैं कि इस पेड ग्रुप के साथ आपको मिलेगा क्या क्या, तमाम चीजों को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। अगर आप घर बैठे रहकर बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में इस चैनल के माध्यम से एक ई बुक लॉन्च किया गया। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। इस ई बुक की खासियत यह है कि विगत 28 वर्षों से बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई है उसके प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, यानी कि ये बाइलिंगुअल है। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। 2500 से अधिक प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है। आपको यहाँ पर बता दूं कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर आपके पास ई बुक हो या फिर बुक हो तो वो आपके लिए एकदम से वरदान सिद्ध होता है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको ये बताता है कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। वहां से आपको ये समझ आता है कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना चाहिए, कहां से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सारा समझ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको पेड ग्रुप के बारे में बताता हूँ। अगर आप घर बैठे 67वें बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये जो ग्रुप है ये आपको बीपीएससी सहित जो भी बिहार में परीक्षाएं आयोजित होती है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो सकता है। जो भी खास करके लड़कियों और महिलाएं घर बैठे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये ग्रुप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीजें आपको बेहतर क्वालिटी का प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पर आप सारी चीजों को देखिए। यहाँ पर आपको इस ग्रुप में क्या क्या चीजें मिलेगी ये आप सारी चीजों को देख के ही समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जो प्रोवाइड कराऊंगा ये होगा सबसे पहला हमारा टेस्ट सीरीज, जो कि बीपीएससी पैटर्न पर आधारित होगा। ये मॉडल सेट होगा। यहाँ पर आपको 50 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा और सारे के सारे प्रश्न जो इसमें होंगे वो आपको विद एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। ये बेहतर क्वालिटी का होगा। सारे के सारे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी क्वालिटी का देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज आपको मिलेगा वो मिलेगा बिहार करंट अफेयर्स के अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जो कि आपको एक वर्ष का करंट अफेयर्स यानी कि जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। ये डेली मिलेगा, मंथली मिलेगा, साल का अंत होगा, वार्षिकांक भी मिलेगा। तो ये सारे यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो हमारा मेन होगा वो होगा बिहार जीके। यहाँ पर आपको संपूर्ण बिहार जीके का 2 पीडीएफ मिलेगा। आपको दोबारा कहीं से भी बिहार जीके या फिर बिहार करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी हमारी है। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा 2 वॉल्यूम में। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके बीपीएससी एग्जाम में सफलता पाने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का करंट अफेयर्स होगा 2020 वाला वार्षिकांक। अगर आपको जरूरत हो तो ये भी आपको प्रोवाइड होगा, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में विगत 18 माह के करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इसका जरूरत हो तो ये भी आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पीडीएफ हैं जो कि जैसे देख सकते हैं यहाँ पे प्राचीन इतिहास का और संपूर्ण विश्व इतिहास का पीडीएफ। ये सारे और भी छोटे छोटे पीडीएफ है जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मेनली जो हमारा होगा ये 4 सेक्शन होगा, यानी कि टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, संपूर्ण बिहार जीके और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये चारों यहां पर आपको पेड ग्रुप के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए, अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको pre21 लिख के मैसेज करना है। ध्यान रहे, आपको कॉल नहीं करना है बल्कि इस पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है pre21 लिख के। यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें मिलेगी, आपको कैसे पेमेंट करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये मैसेज करने के बाद मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ है। इसका जो फी है ये 399 रुपया है। ये 399 रुपये में ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। 399 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं होती है। अगर आप मार्केट में देखेंगे जो बीपीएससी का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है वो आपको 1000 से 1500 रुपये में आपको 10 से 15 टेस्ट अवेलेबल कराता है। यहाँ पर मैं आपको 399 में आपको यहाँ पे 50 प्रैक्टिस सेट, 1 वर्ष का करंट अफेयर्स, बिहार जीके, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको क्वालिटी के मामले में किसी भी प्रकार के कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर आपसे डेमो मंगाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए। आप डेमो का डिमांड कीजिए, आपको डेमो पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ पर आप देखेंगे, वो आप क्वालिटी को देख के समझ पाएंगे किस प्रकार से हम यहाँ पे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और किस प्रकार से कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दे सकते हैं, अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। यहाँ से अगर आप हमारे मतलब इस स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हैं तो आपसे मेरा वादा है कि इतनी सारी चीज़ों को कवर करने में आपका 40 से 50% समझिए कवर हो जाएगा। क्योंकि बीपीएससी परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है वहाँ से लगभग 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 38 प्रश्न हो गया। बिहार जीके अगर मैं 10 ही मान लूँ तो 38 10 कितना हो गया, 48 48 हो गया।
और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष जो 66वें बीपीएससी आयोजित हुआ था, तो वहाँ पे हमारे टेस्ट सीरीज से 26 प्रश्न आए थे, 26 से 27 प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से आए थे। समझिए इतने सारे यहाँ से मतलब प्रश्न हमारे स्टेट से पूछे गए हैं। तो आप भी यहाँ पर हमारे पे भरोसा करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आप भी इसे ज्वाइन कीजिए, बहुत सारे मेंबर ऑलरेडी से ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।